हेलो फ्रेंड्स, मैथ मास्टर गेटर के MCQ सॉल्व करने की अज अपनी 12th वीडियो है। इस तो पहला इस सीरीज़ दी आप 11th वीडियोज़ अपलोड कर चुके हैं तो अज की वीडियो के विच भी आप पिछली वीडियो की तरह 20 सम सॉल्व करांगे। तो स्टार्ट करते हैं पहले सम तो सम स्टार्ट करने तो पहला अगर तुसीं हाले तक अपना चैनल सबसक्राइब नहीं किया तो सबसक्राइब जरूर कर लो, क्योंकि मैथ मास्टर गेटर नाल रिलेटेड आप वीडियोज़ अपलोड करते रहने हैं। तो स्टार्ट करते हैं पहले सम। तो पहला सम तुसीं चैक कर सकते हो, इस है द एंगल बिटवीन द लाइन्स x इक्वल टू 1, y इक्वल टू 2 एंड y इक्वल टू -1, z इक्वल टू 0 इस पहली ऑप्शन है 30 डिग्री, सैकेंड ऑप्शन है 0 डिग्री, थर्ड ऑप्शन है 60 डिग्री एंड चौथी ऑप्शन है 90 डिग्री। जो साढ़े को लाइन्स है उन्होंने आप लिख सकते हैं x -1/0, y -2/0, z/1 इज इक्वल टू k1 एंड सैकेंड लाइन आप लिख सकते हैं x/1 इज इक्वल टू y + 1/0, z -0/0 इज इक्वल टू k2। जो पहली लाइन है उसकी जो डायरैक्शन रेशो सानू मिलियां ने वो मिल गई 0 0 1 एंड सैकेंड लाइन के डायरैक्शन रेशो सानू मिल गया 1 0 0। तो हम सानू पता जो एंगल होंदा दो लाइन्स दे विच वो एक होंदा cos θ इज इक्वल टू a1 a2 b1 b2 प्लस c1 c2 अपॉन a1 ਦਾ ਸਕੁਅਰ b1 ਦਾ ਸਕੁਅਰ c1 ਦਾ ਸਕੁਅਰ एंड a2 ਦਾ ਸਕੁਅਰ b2 ਦਾ ਸਕੁਅਰ एंड c2 ਦਾ ਸਕੁਅਰ। ये अपने को a1 हो गया, a2 हो b1 हो गया, सॉरी a c1 हो गया, a2 b2 एंड c2 हो गया। तो अगर आप सॉल्व करांगे तो ये बन जाएगा cos θ इज इक्वल टू 0 × 1 0 × 0 1 × 0 अपॉन 0 + 0 + 1 1 + 0 + 0। ये बन जाएगा cos θ इज इक्वल टू 0 + 0 + 0 अपॉन √1 × √1। तो ये बन गया cos θ इज इक्वल टू 0। मतलब जो थीटा आ गया वो कितना आ गया अपना 90 डिग्री। तो ऑप्शन नंबर ये अपनी डी हो जाएगी करैक्ट। सैकेंड सम दे विच अपने को है अ स्ट्रेट लाइन मेक्स एंगल्स अल्फा कॉमा बीटा एंड गामा विद द 3 कोआर्डिनेट एक्सिस then cos 2 अल्फा प्लस cos 2 बीटा प्लस cos 2 गामा इक्वल टू पहली ऑप्शन है 0, सैकेंड है 1, थर्ड है 2 एंड फोर्थ है -1। तो इसनों आप कर लेंगे सॉल्व। सब तो पहला जो अपने को लाइन है अल्फा बीटा गामा एंगल्स बनाते हैं एक्स एक्स के नाल, मतलब जो एक्स एक्स के नाल एंगल बनता है वो बनता अपने को अल्फा, जो वाई एक्सिस नाल एंगल बनता वो बनता अपने को बीटा, जो जेड एक्सिस नाल एंगल बनता वो बनता गामा। तो सानू पता है अगर आप ये कॉस ला दिए तो ये आपको डायरैक्शन रेशोज़ मिल जांदियां ने, डायरैक्शन कोसाइन मिल जाते हैं सॉरी। तो ये बन जाता कॉस अल्फा कॉस बीटा एंड कॉस गामा। ये डायरैक्शन कोसाइन मिल जाते हैं कादी लाइन दे, ठीक है, स्ट्रेट लाइन दे जो भी आपको गिवन होंदी है। तो हुण देखो जो लाइन एक्स एक्सिस नाल एंगल बनाउंदी है अल्फा एंड वाई एक्सिस नाल बीटा बनाउंदी है, जेड एक्सिस नाल गामा बनाउंदी है, उस लाइन के डायरैक्शन कोसाइन मिल जाते हैं आपको। तो डायरैक्शन कोसाइन बारे जानते हैं असीं, अगर एल एम तो एन डायरैक्शन कोसाइन होण तो एक प्रॉपर्टी होंदी है भी L² + M² + N² किहदे इक्वल हुंदा है 1 दे इक्वल हुंदा है। तो कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा डायरैक्शन कोसाइन ही ने। तो ये बन जाएगा अपने को cos² अल्फा प्लस cos² बीटा प्लस cos² गामा इक्वल टू की होएगा 1 होएगा। तो हुण असीं वैल्यू काहदी फाइंड आउट करनी है, वैल्यू असीं फाइंड आउट करनी है cos 2 अल्फा प्लस cos 2 बीटा प्लस cos 2 गामा। तो cos 2 अल्फा का फार्मूला होंदा साडे कोले 2 cos² अल्फा -1, cos 2 बीटा बन जाएगा 2 cos² बीटा -1, ये बन जाएगा 2 cos² गामा -1। तो अगर आप इन्हों दोनों तिनों देखिए तो ये 2 कॉमन निकलता, तो ये बन जाएगा cos² अल्फा cos² बीटा एंड cos² गामा -1 -1 ये -3 बन जाएगा। तो ये वैल्यू सानू पता ही है करनी है 1। तो ये बन जाएगा 2 × 1 -3, 2 -3 मतलब -1 आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी अपनी हो जाएगी करैक्ट। तो ये सी अपना सैकेंड सम। इस तो बाद सम नंबर थर्ड है, इस दे विच है सेंटर ऑफ द एलिप्स 3x² + 4y² - 6x + 8y - 5 = 0 कितनी होएगा सेंटर इस एलिप्स का। पहली ऑप्शन है 2,1, सैकेंड ऑप्शन है 2, -1, थर्ड ऑप्शन है 1, -1 एंड चौथी ऑप्शन है -1, 1।
ਤਾਂ ਸੈਂਟਰ ਜੋ ਹੁੰਦਾ ਐਲਿਪਸ ਦਾ ਉਹ ਆਪਾਂ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਐਲਿਪਸ ਦੀ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਐਕਸ ਮਾਈਨਸ ਏ ਦਾ ਸਕੁਅਰ ਅਪੋਨ, ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਐਚ ਲਿਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਅਪੋਨ ਏ ਸਕੁਅਰ ਵਾਈ ਮਾਈਨਸ ਕੇ ਦਾ ਸਕੁਅਰ ਅਪੋਨ ਬੀ ਸਕੁਅਰ ਇਕੁਅਲ ਟੂ 1। ਜੋ ਸੈਂਟਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਐਚ ਕੌਮਾ ਕੇ। ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇਸ ਫਾਰਮ 'ਚ ਕਨਵਰਟ ਕਰਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 3x ਸਕੁਅਰ ਪਲੱਸ 4y ਸਕੁਅਰ ਮਾਈਨਸ 6x ਪਲੱਸ 8y ਮਾਈਨਸ 5 ਇਕੁਅਲ ਟੂ 0। ਐਕਸ ਵਾਲੀਆਂ ਟਰਮਾਂ ਆਪਾਂ ਅਲੱਗ ਕਰ ਲਾਂਗੇ, ਇਕੱਠੀਆਂ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। ਇਹ ਬਣ ਜਾਏਗਾ 3x ਸਕੁਅਰ ਮਾਈਨਸ 6x ਪਲੱਸ 4y ਸਕੁਅਰ ਪਲੱਸ 8y ਮਾਈਨਸ 5 ਇਕੁਅਲ ਟੂ 0। ਤਾਂ ਇਹ 'ਚੋਂ 3 ਕਾਮਨ ਨਿਕਲ ਜਾਏਗਾ, ਬਣ ਜਾਏਗਾ x ਸਕੁਅਰ ਮਾਈਨਸ 2x। ਇਹ 'ਚੋਂ 4 ਕਾਮਨ ਨਿਕਲ ਜਾਏਗਾ, ਬਣ ਜਾਏਗਾ y ਸਕੁਅਰ ਪਲੱਸ 2y ਇਕੁਅਲ ਟੂ 5। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਇਹਦੇ ਲਈ ਪਰਫੈਕਟ, ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਪਰਫੈਕਟ ਸਕੁਅਰ ਬਣਾਉਣਾ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ, ਇਹਦਾ ਹਾਫ ਕਰਕੇ ਹਾਫ ਕਰਨਾ ਬਣੇਗਾ 2 ਦਾ 1, ਉਹਦਾ ਸਕੁਅਰ ਐਡ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ ਅਤੇ ਉਹਦਾ ਸਕੁਅਰ ਸਬਟਰੈਕਟ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਸਿਮਿਲਰ ਇੱਥੇ ਇਹਦਾ ਹਾਫ ਕੀ ਬਣੇਗਾ, 1 ਬਣੇਗਾ, ਇਹਦਾ ਸਕੁਅਰ ਆਪਾਂ ਐਡ ਕਰਾਂਗੇ ਅਤੇ ਇਹਦਾ ਸਕੁਅਰ ਹੀ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਸਬਟਰੈਕਟ ਕਰਾਂਗੇ, ਇੰਨਾ ਬਣ ਜਾਏਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ x ਮਾਈਨਸ 1 ਦਾ ਸਕੁਅਰ ਮਾਈਨਸ 1, ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ y ਪਲੱਸ 1 ਦਾ ਸਕੁਅਰ ਮਾਈਨਸ 1 ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ 5। ਤਾਂ ਇਹ ਬਣ ਜਾਏਗਾ 3x ਮਾਈਨਸ 1 ਦਾ ਸਕੁਅਰ ਮਾਈਨਸ 3 ਪਲੱਸ 4x ਪਲੱਸ 1 ਦਾ ਸਕੁਅਰ ਮਾਈਨਸ 4 ਇਕੁਅਲ ਟੂ 5। ਇਹ ਬਣ ਜਾਏਗਾ x ਮਾਈਨਸ 1 ਦਾ ਸਕੁਅਰ, 3 ਨੂੰ ਅਸੀਂ 1/3 ਵੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਇੱਦਾਂ। ਸਿਮਿਲਰ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ x, ਇੱਥੇ y ਆਏਗਾ, ਸੌਰੀ ਗਲਤੀ ਨਾਲ x ਪੈ ਗਿਆ, y ਪਲੱਸ 1 ਦਾ ਸਕੁਅਰ ਅਪੋਨ 1/4 ਮਾਈਨਸ 3 ਮਾਈਨਸ 4 ਮਾਈਨਸ 7 ਬਣ ਜਾਏਗਾ, ਇੱਧਰ ਜਾ ਕੇ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਪਲੱਸ ਦਾ। ਇਹ ਬਣ ਗਿਆ x ਮਾਈਨਸ 1 ਅਪੋਨ x ਮਾਈਨਸ 1 ਦਾ ਸਕੁਅਰ ਅਪੋਨ 1/3 y ਮਾਈਨਸ 1 ਦਾ ਸਕੁਅਰ ਅਪੋਨ 1/4 ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ 12। ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੰਪੇਅਰ ਕਰੀਏ, x ਮਾਈਨਸ h ਦਾ ਸਕੁਅਰ ਅਪੋਨ a ਸਕੁਅਰ ਪਲੱਸ y ਮਾਈਨਸ k ਦਾ ਸਕੁਅਰ ਅਪੋਨ v ਸਕੁਅਰ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ 1 ਨਾਲ ਕੰਪੇਅਰ ਕਰੀਏ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਬਣ ਜਾਏਗਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ। ਮੇਨ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਦੇਖੋ ਕੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਇਹਦੀ ਵੈਲੂ ਹੈ ਇੱਥੇ 1 ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਨਾ, 12 ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇੱਧਰਲੀ ਸਾਈਡ ਲੈ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਅਗਰ ਆਪਾਂ 12 ਨੂੰ ਇੱਧਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਈਏ, ਮਤਲਬ 12 'ਤੇ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰ ਦਈਏ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ, ਅਗਰ 12 'ਤੇ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰ ਦਈਏ ਤਾਂ ਇੱਥੇ 12 ਆ ਜਾਏਗਾ, ਇੱਥੇ 12 ਆ ਜਾਏਗਾ ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਜਾਏਗਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 1। ਤਾਂ ਇਹ ਬਣ ਜਾਏਗਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ x ਮਾਈਨਸ 1 ਦਾ ਸਕੁਅਰ ਅਪੋਨ 4 y ਮਾਈਨਸ 1 ਦਾ ਸਕੁਅਰ ਅਪੋਨ 3 ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ 1। ਤਾਂ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਐਲਿਪਸ ਦੀ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਬਣ ਗਈ। ਅਤੇ ਇਹਦਾ ਸੈਂਟਰ ਕੀ ਆ ਗਿਆ, ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਕੰਪੇਅਰ ਕਰੀਏ ਸੈਂਟਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਐਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਤਾਂ ਇਹ ਬਣ ਜਾਏਗਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 1 ਕੋਮਾ ਮਾਈਨਸ 1। ਤਾਂ ਇਹ ਆਪਣਾ ਕਰੈਕਟ ਆਨਸਰ ਆ, ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ C ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਕਰੈਕਟ। 4th ਸਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹੈ ਡਿਸਟੈਂਸ ਬਿਟਵੀਨ ਦਾ ਫੋਕਾਈਸ ਇਜ਼ 8 ਐਂਡ ਦਾ ਸੈਂਟਰੀਸਿਟੀ ਇਜ਼ √2, then the equation of the hyperbola is, ਪਹਿਲੀ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ x ਸਕੁਅਰ ਮਾਈਨਸ y ਸਕੁਅਰ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ 8, ਸੈਕਿੰਡ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ x ਸਕੁਅਰ ਮਾਈਨਸ y ਸਕੁਅਰ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ 4, ਥਰਡ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ x ਸਕੁਅਰ ਮਾਈਨਸ y ਸਕੁਅਰ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ 16 ਐਂਡ ਚੌਥੀ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ x ਸਕੁਅਰ ਮਾਈਨਸ y ਸਕੁਅਰ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ 0। ਤਾਂ ਹਾਈਪਰਬੋਲਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਪਿਆ। ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਟੈਂਡਰਡ ਫਾਰਮ ਲਿਖੀਏ ਹਾਈਪਰਬੋਲਾ ਦੀ, ਤਾਂ ਉਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ x ਸਕੁਅਰ ਅਪੋਨ a ਸਕੁਅਰ ਮਾਈਨਸ y ਸਕੁਅਰ ਅਪੋਨ b ਸਕੁਅਰ ਇਕੁਅਲ ਟੂ 1। ਮਤਲਬ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਹਾਈਪਰਬੋਲਾ ਦੀ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ a ਅਤੇ b ਦੀਆਂ ਦੋ ਵੈਲੂਜ਼ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢਣੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ। ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਗਿਵਨ ਕੀ ਹੈ, ਸੈਂਟਰੀਸਿਟੀ ਗਿਵਨ ਹੈ। ਸੈਂਟਰੀਸਿਟੀ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, e ਦੀ ਵੈਲੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸੈਂਟਰੀਸਿਟੀ ਕਰਨੀ ਹੈ √2। ਤਾਂ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਇੱਕ ਹੋਰ ਡਿਸਟੈਂਸ ਬਿਟਵੀਨ ਫੋਕਾਈਸ, ਇਹ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਆਪਾਂ ਨੂੰ 8 ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ, ਅਤੇ ਡਿਸਟੈਂਸ ਬਿਟਵੀਨ ਫੋਕਾਈਸ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਗਾ, 2c ਹੁੰਦਾ। ਤਾਂ 2c ਕਿਹਦੇ ਇਕੁਅਲ 8 ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ, ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ c ਦੀ ਵੈਲੂ ਕਿੰਨੀ ਆ ਜਾਊਗੀ, 4 ਆ ਜਾਏਗੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਤੇ c ਕਿਹਦੇ ਇਕੁਅਲ ਹੁੰਦਾ, ਅੱਗੋਂ c ਹੁੰਦਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇਕੁਅਲ ae ਦੇ, c ae ਦੇ ਇਕੁਅਲ ਹੁੰਦਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ae ਦੀ ਵੈਲੂ ਕਿੰਨੀ ਆ ਗਈ, 4 ਆ ਗਈ। ਅਤੇ e ਦੀ ਵੈਲੂ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਸਾਨੂੰ, e ਦੀ ਵੈਲੂ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ √2, ਸੈਂਟਰੀਸਿਟੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਅਤੇ e ਦੀ ਵੈਲੂ ਕਿੰਨੀ ਆ ਗਈ, 4 ਅਪੋਨ √2। ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਰੈਸ਼ਨਲਾਈਜ਼ ਕਰ ਦਈਏ ਤਾਂ ਇਹ ਆ ਜਾਏਗਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 4√2 ਅਪੋਨ 2, ਮਤਲਬ ਇਹ ਆ ਗਿਆ 2√2। ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ a b ਅਤੇ c ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ b ਸਕੁਅਰ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ a ਸਕੁਅਰ e ਸਕੁਅਰ ਮਾਈਨਸ 1। ਤਾਂ b ਸਕੁਅਰ ਦੀ ਆਪਾਂ ਵੈਲੂ ਪਤਾ ਹੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, a ਸਕੁਅਰ ਦੀ ਵੈਲੂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨੀ ਹੈ, ਇਹ ਆ ਜਾਏਗਾ 2√2 ਦਾ ਸਕੁਅਰ। e ਸਕੁਅਰ ਦੀ ਵੈਲੂ ਕਿੰਨੀ ਹੈ, e ਦੀ ਵੈਲੂ √2 ਹੈ, ਅਤੇ ਇਹ 2 ਆ ਜਾਏਗਾ 2 ਮਾਈਨਸ 1। ਤਾਂ b ਸਕੁਅਰ ਆ ਗਿਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 2√2 ਦਾ ਸਕੁਅਰ ਮਾਈਨਸ 1। ਠੀਕ ਹੈ, 2 ਮਾਈਨਸ 1 1 ਰਹਿ ਗਿਆ। ਤਾਂ b ਸਕੁਅਰ ਇਕੁਅਲ ਟੂ 2√2 ਦਾ ਸਕੁਅਰ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ b ਦੀ ਵੈਲੂ ਕਿੰਨੀ ਆ ਗਈ, 2√2 ਆ ਗਈ। ਮਤਲਬ a ਅਤੇ b ਦੋਨੇ ਸੇਮ ਹੀ ਆ ਗਏ। ਠੀਕ ਹੈ,
ਤਾਂ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਆਫ ਹਾਈਪਰਬੋਲਾ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1। तो एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर करना अपने को 2√2 का स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर 2√2 का स्क्वायर इक्वल टू 1। तो ये बन जाएगा वाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर 2√2 का स्क्वायर, मतलब ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर 2√2 का स्क्वायर बन जाएगा 4 × 2 8। तो ऑप्शन नंबर करैक्ट हो जाएगी अपनी ए ऑप्शन करैक्ट हो जाएगी। ए सी साडा 4th सम। इस तो बाद 5th सम है, इस दे विच है द इक्वेशन ऑफ द डायामीटर ऑफ द सर्कल। सर्कल की इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 6x प्लस 2y इक्वल टू 0 विच पास थ्रू द ओरिजन इज, पहली ऑप्शन है एक्स प्लस 3y इक्वल टू 0, एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 3, एक्स प्लस 2y इज इक्वल टू 4, 2x प्लस वाई इक्वल टू 4। तो आप इस सर्कल के डायामीटर की इक्वेशन फाइंड आउट करनी है जिहड़ा कि ओरिजन बेस की पास करता है, मतलब जो डायामीटर की इक्वेशन होएगी उसनों 0 पॉइंट सैटिस्फाई करने क्योंकि 0 बेस की पास करता पे। तो आप पहले तो यही चैक कर लेने किहड़ियां ऑप्शनां 0 सैटिस्फाई करता पे। तो इन्हों तो 0 सैटिस्फाई करता पे, मतलब 0 + 3 0 इज इक्वल टू 0, 0 इक्वल टू 0, मतलब इसमें तो करता पे, तो हो सकता है इनू एक्स की वैल्यू 0 वाई की वैल्यू 0 पुट करा 0 + 0 इज इक्वल टू 3, इन्हों नहीं करता पे, तो ये ऑप्शन नहीं होएगी। सिमिलर इनू चैक करिए 0 + 2 0 इज इक्वल टू 4, तो 0 इक्वल टू 4 इनू भी नहीं करता पाया। सिमिलर इनू भी नहीं करता पाया, ये भी ऑप्शन करैक्ट इनकरैक्ट हो जाएगी। तो ऑप्शन केड़ी बची, सिर्फ ए बची ही अपना आंसर होएगा। पर अगर आप इनू पूरा सॉल्व करिए तो पूरा सॉल्व कर सकते हैं। देखो जो डायामीटर होंदा तो सानू पता डायामीटर इहो जी कोड होंदी है जिहड़ी सेंटर बेस दी पास करती है। इसदा मतलब जिहड़ा डायामीटर है वो एक तो सेंटर बेस दी पास करता है तो एक ओरिजन बेस दी पास करता। तो 2 पॉइंट पता लग गए सानू, तो डायामीटर एक तरह लाइन ही होंदी है। तो एक 2 पॉइंट अगर पता हो तो आप लाइन की इक्वेशन फाइंड आउट कर सकते हैं। तो पहला यदा आप सेंटर कट लेना की आएगा, तो इक्वेशन है अपने को एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 6x प्लस 2y इक्वल टू 0। तो अपने को सर्कल की इक्वेशन होंगी है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0। तो 2g कि इक्वल आ जाएगा -6 के, g इक्वल टू -3 आ गया। सिमिलर 2f कि इक्वल आ जाएगा अपने को 2 दे, तो f की वैल्यू कितनी आ गई 1। तो जो सेंटर होंदा है वो होंदा अपने को -g -f, तो आ जाएगा 3, -1। मतलब सेंटर भी पता लग गया, इस बेस की पास करता एक तो डायामीटर तो एक अपना ओरिजन बेस की पास करता, वो उन्होंने गिवन है 0 0। ठीक है, मतलब 2 पॉइंट आपको पता लग गए। अगर आप 2 पॉइंट फॉर्म लाइए इक्वेशन फाइंड आउट करने की लाइन की, वो होंगी अपने को y - y1 y2 - y1 x2 - x1 अपॉन x - x1। तो अगर आप x1 y1 इसनों ले लीए, x2 y2 इसनों ले लीए, तो ये बन जाएगा अपने को y - 0 एंड -1 - 0 एंड 3 - 0 x - 0। तो ये बन जाएगा अपने को y -1 अपॉन 3x, 3y इज इक्वल टू -x, मतलब x की इक्वल आ गया 3x प्लस 3y की इक्वल आ गया 0। तो ये अपनी डायामीटर की इक्वेशन आ गई। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगी करैक्ट। तो दोनों तरीके ही आप कर सकते हैं। अगर आप 0 सैटिस्फाई करिए तो बाई चांस एक ऑप्शन ही बनी, तो अगर पूरा सॉल्व करना हो तो ये अपने को प्रोसैस है ही है। तो ये सी अपना 5th सम। इस तो बाद 6वां सम है, इस दे विच है द इक्वेशन ऑफ डायरैक्ट्रिक्स ऑफ द पैराबोला 5y² इज इक्वल टू 4x इज। पहली ऑप्शन है 4x - 1 इक्वल टू 0, सेकेंड ऑप्शन है 4x + 1 इक्वल टू 0, थर्ड ऑप्शन है 5x + 1 इक्वल टू 0, चौथी ऑप्शन है 5x - 1 इक्वल टू 0। सानू पता जो पैराबोला है राइट हैंड लैफ्ट हैंड पैराबोला, लैफ्ट हैंड पैराबोला इस तरह है। तो जी डायरैक्ट्रिक्स होंदा, डायरैक्ट्रिक्स लाइन होंदी है वो इस तरह होंदी है। ये होंदी है अपने को x इक्वल टू -c। ठीक है, तो अगर आप इस जो अपने को गिवन पैराबोला, तो पहले तो आप इस तरह लिख सकते हैं 4/5x। अगर आप इसकी स्टैंडर्ड इक्वेशन नाल कंपेयर करिए इसनों y² इज इक्वल टू 4ax, तो इत्थों अपने को 4a की वैल्यू आ जाएगी 4/5, मतलब a कितना आ गया 1/5। ठीक है, ये अपने को डायरैक्ट्रिक्स होंदा है। इसकी इक्वेशन की होंदी है अपने को इक्वेशन ऑफ डायरैक्ट्रिक्स, ये होंदी है अपने को x इक्वल टू -c। तो ये करना अपने को -1/5, तो यह आ जाएगा 5x - 1, मतलब 5x + 1 इक्वल टू 0।
ਤਾਂ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ C ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਕਰੈਕਟ। 7th ਸਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਹੈ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਹੈ ਦ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਆਫ ਦ ਪਲੇਨ ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰ ਟੂ Z ਐਕਸਿਸ ਐਂਡ ਪਾਸਿੰਗ ਥਰੂ 2, -3, 5 इज पहली ऑप्शन है x -2 = 0, सेकेंड ऑप्शन है y +3 = 0, थर्ड ऑप्शन है z -5 = 0 एंड फोर्थ ऑप्शन है 2x -3y + 5z = 5। तो असी एक इहो जे प्लेन की लोकेशन फाइंड आउट करनी है जिहड़ा कि z एक्सिस के परपेंडिकुलर है एंड इस पॉइंट पे दी पास करता है। तो अगर इसनूं आपां थोड़ा जिहा डायग्राम नाल देखिए तो डायग्राम इसकी इस तरह बन सकती है। ये आप अगर प्लेन लैट करिए तो जो Z एक्सिस है वो प्लेन के परपेंडिकुलर आ, मतलब Z एक्सिस इस तरह होएगा एक तरह ना, ये अपने को Z एक्सिस हो गया, ठीक है। एंड जो नॉर्मल होंदा प्लेन का वो भी Z प्लेन के की होंदा परपेंडिकुलर होंदा, तो नॉर्मल इस तरह होएगा, ये हो गया अपने को नॉर्मल प्लेन का, ठीक है। तो इत्थों गल क्लीयर हो गई, जो नॉर्मल तो Z एक्सिस ने वो की ने दोने पैरल ने, ठीक है। अगर मैं Z एक्सिस के डायरैक्शन रेशियोज की गल करा तो डायरैक्शन रेशियोज की होंदियां ने, डायरैक्शन रेशियोज ऑफ Z एक्सिस की होणगियां वो होंदियां ने 0, 0, 1, ठीक है। तो सानू पता है अगर दो वैक्टर्स आपस में पैरल ने तो उन्होंने डायरैक्शन रेशियोज की होंदियां ने सेम होंदियां ने। इसका मतलब जो नॉर्मल दी डायरैक्शन रेशियोज आ गई, ठीक है, वो आ गई अपने को 0, 0, 1, क्योंकि सेम ही होणगियां। अगर दो वैक्टर्स पैरल ने तो उन्होंने डायरैक्शन रेशियोज सेम होंदियां ने, ठीक है। तो हुण मैं प्लेन की इक्वेशन फाइंड आउट करनी है। जो प्लेन होंदा है, प्लेन की इक्वेशन अपने को होंदी है इक्वेशन ऑफ अ प्लेन, वो होंदी है अपने को A x - x1 प्लस B y - y1 प्लस C z - z1 = 0। जो x1 y1 z1 होंदा वो पासिंग पॉइंट होंदा है, जो कि सानू गिवन है। पासिंग पॉइंट अपने को होंदा x1 y1 z1 जो कि सानू गिवन है वो है 2 -3, 5 एंड जो A B C होंदे ने वो होंदे ने डायरैक्शन रेशियोज। डायरैक्शन रेशियोज होंदियां ने A B C, जो कि सानू पता है ये डायरैक्शन रेशियोज काहदियां होंदियां ने नॉर्मल दियां। नॉर्मल दी डायरैक्शन रेशियोज हैगियां ने साडे कोल 0, 0, 1। तो इक्वेशन साडी बन जाएगी 0 x -2 + 0 y +3 + 1 z -5 = 0। ये भी 0 बन जाएगा, ये भी 0 बन जाएगा, प्लस z -5 = 0, मतलब z -5 = की आ गया 0 आ गया। तो जो आंसर अपना ऑप्शन नंबर इसकी हो जाएगी C हो जाएगी करैक्ट। तो ये सी अपना 7th सम। इस तो बाद सम नंबर 8 है। 8th सम दे विच है द डिस्टेंस बिटवीन द प्लेन्स R वैक्टर 2i - j + 3k = 4 एंड सेकेंड प्लेन है R वैक्टर 6i - 3j + 9k + 13 = 0। तो पहली ऑप्शन है 5/3, सेकेंड ऑप्शन है 10/3, थर्ड ऑप्शन है 25/3√14 एंड चौथी ऑप्शन है 5/√14। तो अगर मैं ये प्लेन्स की गल करा तो ये आपस में की ने पैरल ने, ठीक है। तो पहला अगर मैं इनू कार्टीजियन फॉर्म च कन्वर्ट करा तो मेरे को जो गिवन इक्वेशन है वो है R वैक्टर 2i - j वैक्टर + 3k वैक्टर = 4। R वैक्टर होंदा है xi + yj + zk, 2i - j वैक्टर + 3k वैक्टर = 4। तो ये बन जाएगा अपने को 2x - y + 3z = 4, मतलब इसनूं आपां लिख सकते हैं 2x - y + 3z - 4 = 0। तो ये अपनी कार्टीजियन फॉर्म है पहले प्लेन की। जो सैकेंड प्लेन है वो है अपने को R वैक्टर 6i - 3j + 9k + 13 = 0। R वैक्टर होंदा अपने को xi + yj + zk, 6i - 3j + 9k + 13 = 0। ये बन जाएगा 6x - 3y + 9z + 13 = 0, ठीक है। ये अपने सैकेंड प्लेन की इक्वेशन आ गई। अगर आप इसको 3 से डिवाइड कर दिए तो ये बन जाएगा 3x - 1y + 3z + 13/3 = 0। देखो हुण जो दोने प्लेन ने इत्थों क्लीयर होंदा पिया, दोने की ने पैरल ने,
क्यों? क्योंकि ਇਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾਰਮਲ ਦੀਆਂ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਰੇਸ਼ੋਜ਼ ਨੇ ਉਹ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ 2 - 1 3 ਇੱਥੇ 3 ਤੇ ਡਿਵਾਈਡ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੇ 2 ਆਏਗਾ, ਥੋੜੀ ਮਿਸਟੇਕ ਹੋ ਗਈ। ਤਾਂ ਇਸ ਦੀਆਂ ਅਗਰ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਰੇਸ਼ੋਜ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਪਲੇਨ ਦੀਆਂ ਨਾਰਮਲ ਦੀਆਂ ਉਹ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ 2 - 1 ਐਂਡ 3। ਤਾਂ ਦੋਨੇ ਪਲੇਨ ਦੋਨੇ ਨਾਰਮਲ ਦੀਆਂ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਰੇਸ਼ੋਜ਼ ਕੀ ਨੇ? ਸੇਮ ਨੇ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਦੋਨੇ ਪਲੇਨ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਕੀ ਨੇ? ਪੈਰਲਲ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਡਿਸਟੈਂਸ ਕਿਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋਏਗਾ? ਡਿਸਟੈਂਸ ਬਿਟਵੀਨ ਦ ਪਲੇਨਸ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਡਿਸਟੈਂਸ ਬਿਟਵੀਨ ਦੇਅਰ ਨਾਰਮਲ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਆ ਜਾਏਗਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ -4 - 13/3 √4 + 1 + 9। ਤਾਂ ਇਹ ਮੈਂ ਡਾਇਰੈਕਟ ਫਾਰਮੂਲਾ ਲਾਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਅਗਰ ਦੋ ਪਲੇਨਸ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨੇ AX + BY + C + D1 = 0 ਐਂਡ ਦੂਸਰਾ ਪਲੇਨ ਹੈ AX + BY + C + D2 = 0। ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜੋ ਡਿਸਟੈਂਸ ਹੁੰਦਾ ਬਿਟਵੀਨ ਦਾ ਪਲੇਨਸ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ D1 - D2 ਦਾ ਮੋਡੂਲਸ √A² + B² + C²। ਉਹ ਫਾਰਮੂਲਾ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਬਣ ਜਾਏਗਾ -12 - 13 ਮਤਲਬ -25/3। ਇਹ ਬਣ ਜਾਏਗਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ √14 ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਇਹ ਆ ਗਿਆ 25/3 √14। ਅਤੇ ਇਹ ਆਪਣਾ ਆਨਸਰ ਆ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕਰੈਕਟ ਹੋ ਜਾਏਗੀ C। ਤਾਂ 8th ਦਾ ਆਨਸਰ ਆਪਣਾ ਕੀ ਹੈ? C। 9th ਸਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਇਫ ਦਾ ਸਟੇਟ ਲਾਈਨ ਪਾਸਿੰਗ ਥਰੂ P ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ 1,2 is such that the line intercept between the axes is bisected at P, then the location of the straight line is। पहली ऑप्शन है x + y = 1, सेकंड ऑप्शन है x + y = 3, थर्ड ऑप्शन है x + 2y = 4, फोर्थ ऑप्शन है 2x + y = 4। ਤਾਂ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਆ ਆਪਾਂ ਡਾਇਗਰਾਮ ਨਾਲ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਸਮਝ ਲੈਂਦੇ ਇਸ ਨੂੰ। ਇਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟ ਐਕਸਿਸ ਨੇ, ਇਹ ਐਕਸਿਸ ਹੋ ਗਈ, ਇਹ ਬਾਈ ਐਕਸਿਸ ਹੋ ਗਈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜੋ ਲਾਈਨ ਹੈ ਸਟੇਟ ਲਾਈਨ ਜਿਹਦੀ ਆਪਾਂ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰਨੀ ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਪੁਆਇੰਟ ਵਿੱਚ ਦੀ ਪਾਸ ਕਰਦੀ ਹੈ ਇੱਦਾਂ, ਮਤਲਬ ਇਸ ਪੁਆਇੰਟ ਵਿੱਚ ਦੀ ਪਾਸ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ P ਪੁਆਇੰਟ ਆ ਗਿਆ 1,2 ਜੋ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਇੰਟਰਸੈਪਟ ਨੂੰ ਬਾਈਸੈਕਟ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਇੰਟਰਸੈਪਟ ਹੋ ਗਿਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ x ਇੰਟਰਸੈਪਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹ ਆਪਾਂ ਲੈਟ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ A, 0। ਇਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਹੋ ਗਿਆ y ਇੰਟਰਸੈਪਟਸ, ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ 0, B ਲੈਟ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਸ ਦੀ ਸਟੇਟ ਮਤਲਬ ਜੋ ਸਟੇਟ ਲਾਈਨ ਹੈ ਇਸ ਦੀ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟ ਹੋਰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ 2 ਪੁਆਇੰਟਸ ਪਤਾ ਹੋਣ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਸਟੇਟ ਲਾਈਨ ਦੀ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਇਹ ਇਹਦਾ ਮਿਡ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਅਗਰ ਮਿਡ ਪੁਆਇੰਟ ਫਾਰਮੂਲਾ ਯੂਜ਼ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇਹ ਬਣ ਜਾਏਗਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ P 1,2 ਫਾਰਮੂਲਾ ਹੁੰਦਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ x1 + x2/2 y1 + y2/2 ਅਤੇ ਇਹ ਬਣ ਜਾਏਗਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ A + 0/2 0 + B/2। ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਕੰਪੇਅਰ ਕਰੀਏ ਤਾਂ 1 ਕਿਹਦੇ ਇਕੁਅਲ ਆ ਜਾਏਗਾ A/2 ਤੇ ਮਤਲਬ A ਦੀ ਵੈਲੂ ਕਿੰਨੀ ਆ ਗਈ 2। ਸਿਮਿਲਰ B ਦੀ ਵੈਲੂ ਕੱਢ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ 2 = B/2, B = ਕਿੰਨਾ ਆ ਜਾਏਗਾ 4 ਆ ਜਾਏਗਾ। ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ 2 ਪੁਆਇੰਟਸ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਏ, ਇਸ ਨੂੰ ਮੈਂ A ਲੈਟ ਕਰ ਲੈਣਾ, ਇਸ ਨੂੰ ਮੈਂ B ਕਰ ਲੈਣਾ। ਜੋ A ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਇਹ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ 2,0, ਜੋ B ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਉਹ ਹੈ 0,4। ਜੋ ਆਪਣੀ ਲਾਈਨ ਹੈ ਇਹਨਾਂ 2 ਪੁਆਇੰਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀ ਪਾਸ ਕਰਦੀ ਪਈ ਹੈ। ਤਾਂ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਆਫ ਸਟੇਟ ਲਾਈਨ ਕੀ ਹੋਏਗੀ? ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਆਫ ਸਟੇਟ ਲਾਈਨ ਇਹ ਫਾਰਮੂਲਾ ਹੁੰਦਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ y - y1 y2 - y1 x2 - x1 x - x1। ਤਾਂ ਇਹ ਆਪਾਂ x1 y1 ਲੈਟ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ x2 y2। ਤਾਂ ਇਹ ਬਣ ਜਾਏਗਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ y - 0 4 - 0/0 - 2 x - 2। ਅਤੇ ਬਣ ਜਾਏਗਾ y = 4/-2 x - 2। ਇਸ ਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ ਅਤੇ 2 ਤੇ ਕੈਂਸਲ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਇਹ ਬਣ ਜਾਏਗਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ y = -2x + 4। ਤਾਂ ਫਾਈਨਲ ਆਨਸਰ ਆ ਗਿਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ 2x + y = 4। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਆਪਣੀ ਕਰੈਕਟ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਉਹ ਹੋ ਜਾਏਗੀ D। ਤਾਂ D ਆਪਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਕਰੈਕਟ। ਇਹ ਸੀ ਸਾਡਾ 9th ਸਮ। 10th ਸਮ ਦੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਹੈ ਇਫ A is non-zero column matrix of order m × n and B is a non-zero row matrix of order n × n then the rank of AB। ਪਹਿਲੀ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ m ਹੋਏਗਾ, ਸੈਕੰਡ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ n ਹੋਏਗਾ, ਥਰਡ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ 1 ਹੋਏਗਾ ਜਾਂ ਫੋਰਥ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ 0 ਹੋਏਗਾ।
ਤਾਂ ਜੋ A ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਹੈਗਾ M क्रॉस 1 ਦਾ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਐਂਡ ਜੋ B ਹੈ ਉਹ ਹੈਗਾ 1 क्रॉस N ਦਾ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ। ਤਾਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਵੀ ਜੋ ਰੈਂਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਰੈਂਕ ਆਫ 0 ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ 0 ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਤੇ ਰੈਂਕ ਆਫ A ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਜਿਹਦਾ ਕਿ ਆਰਡਰ M क्रॉस N ਹੈ ਉਹਦਾ ਜੋ ਰੈਂਕ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲੈਸ ਦੈਨ ਔਰ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਹੁੰਦਾ ਮਿਨੀਮਮ ਆਫ M ਇੰਟੂ N M, N, ਠੀਕ ਹੈ। ਮੰਨ ਲਓ ਜੇ ਕੋਈ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਹੈ ਜਿਹਦਾ ਆਰਡਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ 3 क्रॉस 2 ਹੈ ਅਤੇ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਿਨੀਮਮ ਹੈ ਮਤਲਬ ਰੈਂਕ ਜੋ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਰੈਂਕ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਇਹਦਾ 2 ਜਾਂ 2 ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੋਏਗਾ, 2 ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਛੋਟੀ ਵੈਲੂ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹ ਰੈਂਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਰੈਂਕ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਜੋ A ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਦਾ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਹੈ M क्रॉस 1 ਦਾ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਇਹਦਾ ਰੈਂਕ ਹੋਏਗਾ ਮਿਨੀਮਮ ਆਫ M, 1। ਤਾਂ 1 ਤੋਂ ਛੋਟਾ 0 ਹੋ ਸਕਦਾ ਜਾਂ 1 ਹੋ ਸਕਦਾ ਜੀ 0 ਹੋ ਸਕਦਾ, ਮਤਲਬ ਇਹਦੇ ਪੋਸੀਬਿਲਿਟੀ ਕੀ ਨੇ ਇਹਦਾ ਰੈਂਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜਾਂ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਰੈਂਕ ਹੋਏਗਾ 1 ਜਾਂ ਇਹਦਾ ਰੈਂਕ ਹੋਏਗਾ 0। ਦੋ ਪੋਸੀਬਿਲਿਟੀ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਮਿਨੀਮਮ ਆਫ M, 1 M ਦੀ ਵੈਲੂ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ 1 ਹੋ ਸਕਦੀ ਜਾਂ 1 ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹੀ ਪੋਸੀਬਿਲਿਟੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅਗਰ 1 ਹੋਈ ਤਾਂ ਮਿਨੀਮਮ ਆਫ 1, 1 ਹੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਗਰ 1 ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਹੋਈ ਤਾਂ ਮਿਨੀਮਮ ਇਹਨਾਂ ਦਾ 1 ਹੀ ਆਏਗਾ, ਮਤਲਬ ਜਾਂ ਤਾਂ ਰੈਂਕ 1 ਹੋ ਸਕਦਾ ਜਾਂ 1 ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਮਤਲਬ 0 ਹੋ ਸਕਦਾ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜਾ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ A ਹੈ ਉਹ ਨੋਨ ਜ਼ੀਰੋ ਹੈ, ਸਿਰਫ 0 ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਦਾ ਰੈਂਕ 0 ਹੁੰਦਾ। ਅਗਰ ਕੋਈ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਨੋਨ ਜ਼ੀਰੋ ਆ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਰੈਂਕ 0 ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, 0 ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ। ਤਾਂ ਆਹ ਪੋਸੀਬਿਲਿਟੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਤਾਂ ਬਚੀ ਕਿਹੜੀ ਪੋਸੀਬਿਲਿਟੀ ਆ, ਮਤਲਬ ਜੋ A ਦਾ ਰੈਂਕ ਹੈ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ 1 ਆ ਗਿਆ, ਰੈਂਕ ਆਫ A = 1। ਸਿਮਿਲਰ ਅਗਰ ਮੈਂ B ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ, ਜੋ B ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ B ਹੈਗਾ N 1 क्रॉस N, ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਵੀ ਰੈਂਕ ਜੋ ਹੋਏਗਾ ਮਿਨੀਮਮ ਆਫ 1, N ਹੋਏਗਾ। ਤਾਂ 0 ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਤਾਂ 1 ਹੀ ਰਹਿ ਗਿਆ ਪੋਸੀਬਲ, ਮਤਲਬ B ਦਾ ਰੈਂਕ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ 1 ਆ ਗਿਆ, A ਦਾ ਰੈਂਕ ਵੀ 1 ਆ ਗਿਆ ਅਤੇ B ਦਾ ਰੈਂਕ ਵੀ 1 ਆ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਰਿਜ਼ਲਟ ਹੋਰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਜੋ ਰੈਂਕ ਆਫ AB ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਲੈਸ ਦੈਨ ਔਰ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਹੁੰਦਾ ਮਿਨੀਮਮ ਆਫ ਰੈਂਕ ਆਫ A, ਰੈਂਕ ਆਫ B। ਰੈਂਕ ਆਫ AB ਲੈਸ ਦੈਨ ਔਰ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਹੁੰਦਾ ਮਿਨੀਮਮ ਆਫ ਰੈਂਕ ਆਫ A, ਰੈਂਕ ਆਫ B। ਮਤਲਬ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਨ ਨਾਲ ਰੈਂਕ ਹਮੇਸ਼ਾ ਘੱਟਦਾ ਹੀ ਹੈ ਜਾਂ A ਚੋਂ B ਚੋਂ 1 ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਅਗਰ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਇਹਦੀ ਮਿਨੀਮਮ ਆਫ A ਦਾ ਰੈਂਕ ਕਿੰਨਾ ਗਾ 1, B ਦਾ ਰੈਂਕ ਕਿੰਨਾ ਗਾ 1, ਮਤਲਬ ਰੈਂਕ ਆਫ AB ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ 1 ਆ ਗਿਆ, ਮਿਨੀਮਮ ਆਫ 1, 1 ਹੋ ਗਿਆ। ਤਾਂ AB ਦਾ ਰੈਂਕ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ A ਵੀ ਨੋਨ ਜ਼ੀਰੋ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਹੈ, B ਵੀ ਨੋਨ ਜ਼ੀਰੋ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਹੈ। ਤਾਂ 0 ਤਾਂ 1 ਦੇ ਕੋਈ ਚਾਂਸ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਤਾਂ ਰੈਂਕ ਕੀ ਆ ਗਿਆ ਇਹਦਾ 1 ਆ ਗਿਆ, ਰੈਂਕ ਆਫ AB ਕੀ ਇੰਨਾ ਆ ਗਿਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ 1 ਆ ਗਿਆ। ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਵੈਸੇ ਵੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਲਈਏ, ਅਗਰ ਆਪਾਂ A ਲਈਏ 1 A ਕੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਹੈ ਕਾਲਮ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ, ਮਤਲਬ ਆਪਾਂ ਇੱਦਾਂ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਲੈ ਲਈ। ਜੋ B ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਆ ਉਹ ਮੈਂ ਮੰਨ ਲਓ ਲੈ ਲਿਆ 1, 1 0, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ 2 क्रॉस 1 ਦਾ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ, ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ 1 क्रॉस 2 ਦਾ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ। ਅਗਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮੈਂ ਮਲਟੀਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਕਰਾਂ 1 0 1 0, ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਬਣੇਗਾ ਉਹ ਬਣੇਗਾ 1 0 0 0। ਅਗਰ ਮੈਂ ਇਹਦੀ ਰੈਂਕ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਰੈਂਕ ਕਿੰਨਾ ਗਾ 1, ਮਤਲਬ 0 ਤਾਂ ਹੋਣਾ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਨੋਨ ਜ਼ੀਰੋ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਨੇ ਨਾ A ਅਤੇ B, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਮਲਟੀਪਲੀਕੇਸ਼ਨ 0 ਬਣੇਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਰੈਂਕ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ ਇਹਦਾ 1 ਆ ਗਿਆ। 7th ਸਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਇਫ A ਐਂਡ B ਆਰ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਆਫ ਆਰਡਰ 3 क्रॉस 3 ਐਂਡ A ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ 5B, ਦੈਨ ਡਿਟਰਮੀਨੈਂਟ ਆਫ A ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਹੋਏਗਾ 5 ਇੰਟੂ ਡਿਟਰਮੀਨੇਟ ਆਫ B, 25 ਇੰਟੂ ਡਿਟਰਮੀਨੇਟ ਆਫ B, 125 ਇੰਟੂ ਡਿਟਰਮੀਨੇਟ ਆਫ B ਐਂਡ ਡਿਟਰਮੀਨੇਟ ਆਫ B। ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਹੈ ਅਗਰ A ਇਕੁਅਲ ਟੂ 5B, ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਡਿਟਰਮੀਨੇਟ ਲਈਏ ਇਹਦਾ ਤਾਂ ਡਿਟਰਮੀਨੇਟ ਆਫ A ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਡਿਟਰਮੀਨੇਟ ਆਫ 5 ਇੰਟੂ B। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਫਾਰਮੂਲਾ ਹੁੰਦਾ ਡਿਟਰਮੀਨੇਟ ਆਫ K ਇੰਟੂ A, ਸਕੇਲਰ ਮਲਟੀਪਲ ਹੈ K ਇੰਟੂ A। K ਕੋਈ ਸਕੇਲਰ ਹੈ ਅਤੇ A ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ N क्रॉस N ਦਾ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਹੈ। ਅਗਰ K ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਡਿਟਰਮੀਨੇਟ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣਾ ਤਾਂ K ਦੀ ਪਾਵਰ N ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। N ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਜਿੰਨੇ ਆਰਡਰ ਦਾ A ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਹੈ, ਡਿਟਰਮੀਨੇਟ ਆਫ A ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ 5 ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢੀਏ ਤਾਂ ਇਹ ਬਣ ਜਾਏਗਾ 5 ਦੀ ਪਾਵਰ 3, ਕਿਉਂ ਕਿਉਂਕਿ B ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਰਡਰ ਉਹ 3 क्रॉस 3 ਹੈ, ਅਤੇ ਇਹ ਬਣ ਜਾਏਗਾ ਡਿਟਰਮੀਨੇਟ ਆਫ B। ਅਤੇ ਇਹ ਬਣ ਗਿਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਡਿਟਰਮੀਨੇਟ ਆਫ A 125 ਡਿਟਰਮੀਨੇਟ ਆਫ B। ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 3rd ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਕਰੈਕਟ। ਸੋ ਇਹ ਸੀ 11th ਸਮ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 12th ਸਮ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ A ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ
आइटा 1 माइनस 2 आइटा माइनस 1 माइनस 2 आइटा 0 किहड़ा मैट्रिक्स है? सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, हरमीशन मैट्रिक्स है, स्क्यू हरमीशन मैट्रिक्स है। तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स हुंदा जिहदा ट्रांसपोज करके ए बन जे। अगर मैं इहदा ट्रांसपोज करा तो इहदा ट्रांसपोज आ जाएगा साडे कोले आइटा 1 माइनस 2 आइटा माइनस 1 माइनस 2 आइटा इंटू 0। तो ए दे बराबर नहीं आया, इहदा मतलब ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स दा नहीं है। पहली ऑप्शन दा कैंसल। दूसरा है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स हुंदा है जिहदा ए ट्रांसपोज करके माइनस ए आ जे, ठीक है, तो वो भी नहीं बनता पिया। वैसे भी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स की एक खास गल होंदी है भी इहदियां डायगोनल एंट्रीज की होंदियां ने 0 होंदियां ने, बट इहदियां डायगोनल एंट्रीज 0 है नहीं। इहदा मतलब स्क्यू हरमीशन मैट्रिक्स भी नहीं है। जो हरमीशन मैट्रिक्स होंदा वो होंदा ए थीटा इज इक्वल टू ए एंड स्क्यू हरमीशन होंदा ए थीटा इज इक्वल टू माइनस ए। तो आप ए थीटा कढ़दे की आउंदा देखते हैं। फिर ए अपने कोल है आइटा 1 माइनस 2 आइटा माइनस 1 माइनस 2 आइटा 0। अगर आप ए वार करिए कंजुगेट करिए तो बन जू माइनस आइटा 1 प्लस 2 आइटा माइनस 1 प्लस 2 आइटा एंड 0। अगर इहदा ट्रांसपोज कर दिए तो आ जाएगा माइनस आइटा 1 प्लस 2 आइटा माइनस 1 प्लस 2 आइटा इन 0, ठीक है। तो ए वार का ट्रांसपोज की होंदा ए थीटा होंदा है। अगर मैं चो माइनस कॉमन कढ़ते हैं तो ये बन जाएगा अपने को आइटा 1 माइनस 2 आइटा माइनस 1 माइनस 2 आइटा एंड 0। तो ए किहदे बराबर आ गया? अपना ए दे बराबर आ गया, मतलब ए थीटा किहदे इक्वल आ गया? माइनस ए दे बराबर आ गया। तो इसका मतलब किहड़ा मैट्रिक्स है? स्क्यू हरमीशन मैट्रिक्स। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगी करैक्ट। इस तो बाद 13th सम है, इस दे विच दसनी है भी किहड़ी स्टेटमेंट जिहड़ी हैगी है वो इनकरैक्ट है। तो पहली जिहड़ी ऑप्शन है वो है इफ अ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स ए इज़ अ सिमेट्रिक दैन ए इनवर्स इज़ आल्सो सिमेट्रिक। तो ये ऑप्शन जो बिल्कुल करैक्ट है, क्योंकि सानू पता है अगर कोई मैट्रिक्स सिमेट्रिक है तो उसदियां सारियां पावर्स की होंदियां ने सिमेट्रिक होंदियां ने, मतलब ए दी पावर एन भी सिमेट्रिक होंदा है। अगर ए नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है मतलब इनवर्स एग्जिस्ट करता तो ए इनवर्स भी अपने को की होंदा है सिमेट्रिक मैट्रिक्स होंदा। तो ये ऑप्शन तो करैक्ट है, बट उन्होंने करैक्ट पूछे तो आप खत्म कर देंगे। सैकेंड ऑप्शन है इफ ए इज़ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स दैन ए इनवर्स का डिटरमिनेट किहदे इक्वल होंदा 1 बाय डिटरमिनेट ऑफ ए। ये भी बिल्कुल सही ऑप्शन है, क्योंकि सानू पता है अगर एगन वैल्यूज़ के कंसैप्ट नाल इसनूं समझा जा सकता। वैसे अगर देखो ए मैट्रिक्स है कोई एन क्रॉस एन का मैट्रिक्स है तो यदा मतलब वह एन एगन वैल्यूज़ होणगियां, मतलब सपोज कर लो लैमडा 1 लैमडा 2 अप टू लैमडा एन, ठीक है। क्योंकि ये अपने को नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है, मतलब सारिया एगन वैल्यूज़ की होणगियां नॉन जीरो होणगियां। अगर मैं ए इनवर्स की एगन वैल्यूज़ की गल करा तो वह की होणगियां 1 बाय लैमडा 1 1 बाय लैमडा 2 अप टू सो ऑन 1 बाय लैमडा एन। तो यदा जो डिटरमिनेट होएगा सानू पता डिटरमिनेट ऑफ ए की होंदा प्रोडक्ट ऑफ इट्स एगन वैल्यूज़। एगन वैल्यूज़ किहड़ियां ने इहदियां आह ते इन्हां दी प्रोडक्ट की होगी लैमडा 1 इंटू लैमडा 2 अप टू सो ऑन लैमडा एन। अगर ए इनवर्स का मैं डिटरमिनेट कढ़ना क्योंकि इहदियां एगन वैल्यूज़ ए ने, इहदियां एगन वैल्यूज़ ए ने, तो इहदा डिटरमिनेट की होएगा? इहदा डिटरमिनेट होएगा 1 बाय लैमडा 1 इंटू 1 बाय लैमडा 2 इंटू 1 बाय लैमडा एन। इनू आप लिख सकते हैं 1 बाय लैमडा 1 इंटू लैमडा 2 इंटू लैमडा एन, ठीक है। तो ये की अपने को ये है 1 बाय ये वैल्यू की है डिटरमिनेट ऑफ ए। तो इनू आप लिख सकते हैं डिटरमिनेट ऑफ ए रेज टू पावर -1। मतलब ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट आ। अगर डिटरमिनेट ऑफ ए इनवर्स कढ़ना तुसीं तो डिटरमिनेट ऑफ ए करके उसकी पावर करनी कर दो -1 कर। इसका मतलब सैकेंड ऑप्शन भी जी हैगी आ वो ये अपने को करैक्ट स्टेटमेंट है, बट उन्होंने करैक्ट पूछी है, तो बी ऑप्शन भी कैंसिल हो गया। सी ऑप्शन है डिटरमिनेट ऑफ ट्रैंगुलर मैट्रिक्स इज इक्वल टू सम ऑफ इट्स डायगोनल एलीमेंट्स। तो जो ट्रैंगुलर मैट्रिक्स होंदा जिहड़ियां उहदियां डिटरमिनेट होंदा है वो किहदे इक्वल होंदा है? अगर कोई ट्रैंगुलर मैट्रिक्स है, मैं एग्जाम्पल ले लेना जिवें 1 2 3 0 0 0 0 0 0 ये कोई मैट्रिक्स है, ठीक है, ट्रैंगुलर मैट्रिक्स है। तो डिटरमिनेट किहदे इक्वल होंदा साडे कोले? प्रोडक्ट ऑफ इट्स डायगोनल एंट्रीज। डायगोनल एंट्रीज की ने 1 2 इंटू 3 तो कन्ना आजू 6 आ जाऊगा। तो डिटरमिनेट जिहड़ा हुंदा ट्रैंगुलर मैट्रिक्स का वो प्रोडक्ट ऑफ इट्स डायगोनल एंट्रीज हुंदा, बट इन्होंने कहा सम ऑफ इट्स डायगोनल एंट्रीज। तो सी ऑप्शन की है इनकरैक्ट स्टेटमेंट है, तो इनकरैक्ट ही पूछा तो मतलब सी की हो जाएगा अपना करैक्ट आंसर हो जाए। डी ऑप्शन भी देख लें। एवरी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स ऑफ ऑड ऑर्डर हैज़ रैंक लैस दैन इट्स ऑर्डर। अगर कोई स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर एन है, ऑर्डर सॉरी ऑड है,
ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰੈਂਕ ਹੋਏਗਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਰਡਰ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੋਏਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਔਡ ਆਰਡਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਔਡ ਆਰਡਰ ਸਕਿਊ ਸਿਮੈਟ੍ਰਿਕ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਹੈ, ਔਡ ਆਰਡਰ ਸਕਿਊ ਸਿਮੈਟ੍ਰਿਕ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ, ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਡਿਟਰਮੀਨੇਟ ਹੁੰਦਾ ਆਲਵੇਜ਼ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, 0 ਹੁੰਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਦਾ ਡਿਟਰਮੀਨੇਟ 0 ਆ ਜਾਏ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਰੈਂਕ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਹਦੇ ਆਰਡਰ ਤੋਂ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਘੱਟ ਹੁੰਦਾ। ਅਗਰ ਇਹ n × n ਦਾ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਹੈ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਰੈਂਕ ਹੋਏਗਾ ਉਹ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਰੈਂਕ ਆਫ A ਕੀ ਹੋਏਗਾ, <n ਹੋਏਗਾ, ਸਟ੍ਰਿਕਟਲੀ <n ਹੋਏਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਗਰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਔਡ ਆਰਡਰ ਦਾ ਸਕਿਊ ਸਿਮੈਟ੍ਰਿਕ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹਦਾ ਡਿਟਰਮੀਨੇਟ 0 ਹੋਏਗਾ। ਅਗਰ ਡਿਟਰਮੀਨੇਟ 0 ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹਦਾ ਰੈਂਕ n ਜਾਂ n ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੋਏਗਾ। ਤਾਂ ਡੀ ਆਪਸ਼ਨ ਵੀ ਕਰੈਕਟ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਇਨਕਰੈਕਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ C ਆਨਸਰ ਇਸ ਦਾ ਆ ਗਿਆ ਸਹੀ ਆਨਸਰ। ਤੇ ਇਹ ਸੀ 13 ਸਮ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 14 ਸਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। 14 ਸਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕਰੈਕਟ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦੱਸਣੀ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰੈਕਟ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦੱਸਣੀ ਕਿਹੜੀ ਹੋਏਗੀ। ਤਾਂ ਪਹਿਲੀ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ ਇਫ A, B, C are non-singular matrix of same order then A = B + C, A = B + C ਹੈ ਤਾਂ determinant of A is equal to determinant of B plus determinant C ਹੋਏਗਾ। ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਇਨਕਰੈਕਟ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਹੋਣਾ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੀ ਹੈਲਪ ਨਾਲ ਇਹਨੂੰ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਕੋਈ ਵੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਲੈ ਲਓ, ਪਰ ਇਹ ਉਹਦੀ ਪੋਸੀਬਲ ਹੈ ਜਦੋਂ B ਅਤੇ C ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਡਾਇਗਨਲ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਪੋਸੀਬਲ ਹੈਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੀ ਪੋਸੀਬਲ ਹੈ ਅਗਰ B ਅਤੇ C ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਡਾਇਗਨਲ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਹੋਵੇ। ਅਗਰ ਇਹ ਦੋਨੇ ਨੋਨ ਡਾਇਗਨਲ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਨੇ ਤਾਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਕਦੇ ਵੀ ਟਰੂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਬਾਈ ਚਾਂਸ ਹੋ ਜੇ ਬਟ ਆਲਵੇਜ਼ ਟਰੂ ਹੋਣਾ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ। ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਲੈ ਕੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਇਨਕਰੈਕਟ ਆਏਗਾ ਇਹ। ਤਾਂ ਇਹ ਆਪਸ਼ਨ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ। B ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ ਡਿਟਰਮੀਨੇਟ ਆਫ ਡਾਇਗਨਲ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਸਮ ਆਫ ਇਟਸ ਡਾਇਗਨਲ ਐਲੀਮੈਂਟਸ। ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਆਪਸ਼ਨ ਬਿਲਕੁਲ ਇਨਕਰੈਕਟ ਹੋ ਗਈ ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਪਿਛਲੀ ਸਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਹਟੇ ਹਾਂ। C ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ ਰੈਂਕ ਆਫ ਐਵਰੀ ਨੋਨ ਜ਼ੀਰੋ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਇਜ਼ ਗ੍ਰੇਟਰ ਦੈਨ 1। ਕੋਈ ਵੀ ਨੋਨ ਜ਼ੀਰੋ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਹੈ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰੈਂਕ ਹੈ ਉਹ 1 ਤੋਂ ਗ੍ਰੇਟਰ ਹੋਏਗਾ। ਇਹ ਕਰੈਕਟ ਜਿਹੜੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਹੈ ਇਹ ਕਰੈਕਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਅਗਰ ਕੋਈ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਇਹ ਹੈ 1 0 0 1 0, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਨੋਨ ਜ਼ੀਰੋ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਹੈ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰੈਂਕ ਹੈ ਇਹਦਾ ਰੈਂਕ ਹੈਗਾ 1 ਕਿਉਂਕਿ ਰੋ ਐਕਲਨ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਇਹ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਇਹਦੀਆਂ ਨੋਨ ਜ਼ੀਰੋ ਐਂਟਰੀਜ਼ ਕਿੰਨੀਆਂ ਨੇ 1, ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹਦਾ ਰੈਂਕ ਕਿੰਨਾ ਗਾ 1 ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਬਟ ਤਾਂ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਰੈਂਕ ਆਫ ਐਵਰੀ ਨੋਨ ਜ਼ੀਰੋ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਗ੍ਰੇਟਰ ਦੈਨ 1, ਤਾਂ ਇਹ ਆਪਸ਼ਨ ਵੀ ਇਨਕਰੈਕਟ ਹੋ ਗਈ। ਚੌਥੀ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ ਇਫ A ਇਜ਼ M × N ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਦੈਨ ਰੈਂਕ ਆਫ A <= ਮਿਨੀਮਮ ਆਫ M, N। ਤਾਂ ਇਹ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਪਿਛਲੀ ਸਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਡਿਸਕਸ ਕਰਕੇ ਹਟੇ ਹਾਂ। ਜਿਹੜਾ A ਦਾ ਰੈਂਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ ਰੋਜ਼ ਨੰਬਰ ਆਫ ਰੋਜ਼ ਅਤੇ ਨੰਬਰ ਆਫ ਕਾਲਮ ਦੇ ਮਿਨੀਮਮ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਤਾਂ ਡੀ ਆਪਸ਼ਨ ਕੀ ਹੋ ਗਈ ਸਾਡੀ, ਕਰੈਕਟ ਹੋ ਗਈ। ਸੋ ਇਹ ਸੀ ਸਾਡਾ 14 ਸਮ। 15 ਸਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹੈ ਇਫ 3, -2 ਆਰ ਦਾ ਆਈਗਨ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਆਫ ਅ ਨੋਨ ਸਿੰਗੂਲਰ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ A and determinant of A = 4 then eigen values of adjoint of A are, ਪਹਿਲੀ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ 3/4, -1/2, ਸੈਕਿੰਡ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ 4/3, -2, ਚੌਥੀ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ 12, -8 ਐਂਡ ਲਾਸਟ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ -12, 8। ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਅਗਰ A ਇਨਵਰਸ ਆਪਾਂ ਕੱਢਦੇ ਹਾਂ ਇਸ ਨੋਨ ਸਿੰਗੂਲਰ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਦਾ ਤਾਂ ਕਿਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ 1/determinant of A adjoint of A। अगर डिटरमिनेट ऑफ ए ਨੂੰ ਇਧਰਲੀ ਸਾਈਡ ਲੈ ਜਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਬਣ ਜਾਏਗਾ A ਇਨਵਰਸ * डिटरमिनेट ऑफ A = एडजॉइंट ऑफ A। ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਅਗਰ λ1 λ2 ਅਪ ਟੂ λn ਆਈਗਨ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਨੇ A ਦੀਆਂ ਤਾਂ 1/λ1 1/λ2 ਅਪ ਟੂ 1/λn ਆਈਗਨ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਕਾਹਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ A ਇਨਵਰਸ ਦੀਆਂ ਅਗਰ A ਨੋਨ ਸਿੰਗੂਲਰ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਇਹਦੀਆਂ ਆਈਗਨ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਕੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 3, -2 ਕਾਹਦੀਆਂ ਆਈਗਨ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਨੇ A ਦੀਆਂ ਤਾਂ 1/3 - 1/2 ਆਈਗਨ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਕਾਹਦੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ A ਇਨਵਰਸ ਦੀਆਂ ਆਈਗਨ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ A ਇਨਵਰਸ A ਡਿਟਰਮੀਨੇਟ ਕਿਹਦੇ ਇਕੁਅਲ ਹੈ ਐਡਜॉइंट ਆਫ A। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ A ਇਨਵਰਸ ਦੀਆਂ ਆਈਗਨ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਕੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 1/3, -1/2, ਡਿਟਰਮੀਨੇਟ ਆਫ A ਕਿਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ 4 ਦੇ। ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਅਗਰ ਆਪਾਂ 4 ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰ ਦਈਏ ਕਿਉਂਕਿ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪਈਆਂ ਨੇ ਅਤੇ ਬਣ ਜੂ 4/3 - 4/2 ਐਡਜॉइंट ਆਫ A, ਆਈਗਨ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਆਫ ਐਡਜॉइंट ਆਫ A। ਇਹਦੀਆਂ ਆਈਗਨ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਕਿਹੜੀਆਂ ਆ ਗਈਆਂ, ਇੱਕ ਤਾਂ 4/3 ਆ ਗਈ, ਇੱਕ -4/2 ਮਤਲਬ -2 ਆ ਗਈ। ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਸਾਡੀ ਕਰੈਕਟ ਹੋ ਜਾਏਗੀ B। ਸੋ ਇਹ ਸੀ ਸਾਡਾ 15 ਸਮ। 16th ਸਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹੈ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਫਰੋਮ -1 to 1 ਮੋਡੂਲਸ ਆਫ x + 2
अपॉन x प्लस 2 dx इक्वल टू पहले ऑप्शन है 0 होएगा, सैकेंड ऑप्शन है 1 होएगा, थर्ड ऑप्शन है 2 होएगा एंड फोर्थ ऑप्शन है -1 होएगा। सब तो पहला अगर आप मॉडुलस ऑफ x प्लस 2 की वैल्यू देखिए, ये नैगेटिव होएगा x प्लस 2 वैन x लैस दैन और इक्वल टू -2 होएगा एंड ये प्लस x प्लस 2 होएगा वैन x ग्रेटर दैन और इक्वल टू -2 होएगा। ठीक है, तो हुण अगर मैं इसकी वैल्यू की गल करा तो इसकी लिमिट जो है वो है -1 to 1 दे विच। ठीक है, तो -1 to 1 दे विच मॉडुलस x प्लस 2 की वैल्यू करनी है पॉजिटिव है, मतलब ये बन जाएगा लिमिट फ्रॉम -1 to 1 मॉडुलस x प्लस 2 आ जाएगा प्लस x प्लस 2 अपॉन x प्लस 2 dx। क्योंकि देखो ना अपने को -1 to 1 दे विच इसकी वैल्यू की है अपने को वैन x ग्रेटर दैन और इक्वल टू -2 है, तो यदी वैल्यू की है पॉजिटिव है ना, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਲੈ ਲਈ ਤਾਂ ਇਹ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਕੈਂਸਲ। ਤਾਂ ਬਚਿਆ ਕੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ -1 to 1 ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ 1 dx, 1 ਦੀ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ x ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਲਿਮਿਟ ਹੈ -1 to 1, ਤਾਂ ਇਹ ਯੂਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਆਪਾਂ 1 -1 ਤੇ ਆ ਜਾਏਗਾ 1 + 1 मतलब 2 ਆ ਜਾਏਗਾ। ਤਾਂ ਆਨਸਰ ਇਸ ਦਾ ਕਰੈਕਟ ਹੋ ਜਾਏਗਾ C, ਤਾਂ C ਆਪਸ਼ਨ ਕੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਕਰੈਕਟ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਇਹ ਸੀ ਆਪਣਾ 16th ਸਮ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 17th ਸਮ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਇਫ z + z बार ਦਾ ਮੋਡੂਲਸ plus z minus z bar the modulus equal to 2, then z lies on पहली ऑप्शन है पैराबोला, सेकंड ऑप्शन है स्क्वायर, थर्ड ऑप्शन है सर्कल एंड फोर्थ ऑप्शन है एन एलिप्स। ठीक है, तो अपने को जो z होंदा है z अपने को कंपलैक्स नंबर है, तो कंपलैक्स नंबर की होंदा x प्लस आइटा वी फॉर्म आइटा वाई फॉर्म का होंदा है। ठीक है, तो अगर मैं z बार देखा तो ये बन जाएगा अपने को x माइनस आइटा वाई, अगर आप इन्हों ऐड करिए तो बन जाएगा z + z बार इज इक्वल टू आइटा वाई कैंसल हो जाएगा, रह जाएगा 2x। सिमिलर अगर आप z माइनस z बार करिए तो आ जाएगा अपने को x प्लस आइटा वाई माइनस x माइनस आइटा वाई, तो x ना x कैंसल हो जाएगा, ये बन जाएगा 2 आइटा वाई। z माइनस z बार की वैल्यू करनी हैगी 2 आइटा वाई, तो सानू है अपने को गिवन z + z बार प्लस z माइनस z बार इक्वल टू 2, यदी वैल्यू अपने को 2x है मॉडुलस, इसकी वैल्यू है अपने को 2 आइटा वाई मॉडुलस इक्वल टू 2, तो ये 2 कॉमन निकल जाएगा, ये बन जाएगा मॉडुलस x प्लस ये भी 2 कॉमन निकल जाएगा, तो आइटा वाई का मॉडुलस अपने को मॉडुलस वाई रह जाएगा, तो ये इक्वल टू आ जाएगा 2, तो 2 कॉमन कट के कैंसल हो जाएगा जो मॉडुलस x प्लस मॉडुलस वाई इक्वल टू 1। तो हुण इत्थे 4 पॉसिबिलिटीज़ बनदियां ने अपने को, मॉडुलस x ਨੂੰ ਆਪਾਂ प्लस माइनस x लिख सकते हैं, सिमिलर मॉडुलस y ਨੂੰ ਆਪਾਂ प्लस माइनस y लिख सकते हैं इक्वल टू 1। तो इत्थे 4 लाइनस बन जाएगियां, एक तो दोने प्लस दियां, एक अगर x माइनस होया y प्लस होया, एक बन जाएगा अगर x प्लस होया y माइनस होया, अगर दोने माइनस दे होए। ठीक है, तो ये अपने को 4 पॉसिबिलिटीज़ बन गई। तो अगर इसका आप ग्राफ बनावांगे, इसका ग्राफ इस तरह बनेगा, इस तरह बनेगा। ठीक है, तो जो ए पॉइंट होएगा ये होएगा अपने को 1,0, ये 0,1 होएगा, ये होएगा अपने को -1,0, ये होएगा अपने को 0,-1। ये 4 लाइनस ने, एक लाइन आ गई। ठीक है, ये आ जाएगी अपने को, अगर आप यदी गल करिए -x -y की ये लाइन बन जाएगी। ठीक है, सिमिलर बाकी 4 लाइनस आप ड्रॉ करती हैं, तो ये जो 4 लाइनस ने किस चीज़ को रिप्रजेंट करदियां पियां ने, ये रिप्रजेंट करदियां पे ने रिकटेंगल। तो ऑप्शन नंबर अपनी करैक्ट हो जाएगी, सॉरी स्क्वायर रिप्रजेंट करदियां पे ने, ये बी ऑप्शन अपनी करैक्ट हो जाएगी क्योंकि इसकी लेंथ ब्रेथ सेम है ना, तो सा करके स्क्वायर बन गए। 18वें सम दे विच है अपने कोले, इसकी स्टेटमेंट है अ पैराबोला पासिंग थ्रू द पॉइंट -4, -2 हैज़ इट्स वर्टेक्स एट द ओरिजिन एंड y एक्सिस इट्स एक्सिस, दैन द लेटेस्ट रेक्टम ऑफ द पैराबोला इज, पहली ऑप्शन है 6, 8, 10 एंड 12। तो जो अपना पैराबोला है यदा वर्टेक्स जोड़ा है ओरिजिन है, मतलब स्टैंडर्ड पैराबोला है। ठीक है, दूसरी गल जी एक्सिस है वो बाई एक्स एक्सिस है, मतलब ਜਾਂ ਤਾਂ अपवर्ड पैराबोला होएगा ਜਾਂ डाउनवर्ड पैराबोला होएगा। ਆਪਾਂ ਨੂੰ पता जो पासिंग पॉइंट आ वो है -4, -2, ਇਹਦਾ मतलब डाउनवर्ड पैराबोला होएगा। तो डाउनवर्ड पैराबोला की जी ओकेशन होंगी है वो साढ़े को होंगी है x² इज इक्वल टू -4ay। तो पासिंग पॉइंट सानू दिता होया, पासिंग पॉइंट है अपने को -4, -2,
मतलब x इक्वल टू -4 आ गया, y इक्वल टू -2 आ गया। अगर आप वैल्यू पुट करिए तो बन जाएगा -4 का स्क्वायर इज इक्वल टू -4 a -2, ये बन जाएगा 16 8a, मतलब a आ गया अपने को 2। तो हम सानू पता लेंथ ऑफ लेटस रैक्टम की होंगी है, वो होंगी है 4a, ठीक है। तो ए की वैल्यू अगर आप 2 पुट करिए तो ये बन जाएगा अपने को 8। तो लेटस रैक्टम की जी लेंथ आ गई वो कितनी आ गई 8 आ गई। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा अपना करैक्ट। अगले सम दे विच है इफ x प्लस वाई इक्वल टू k इज़ अ नॉर्मल टू वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 12x दैन k इज पहली ऑप्शन है 3 होएगा, 9 होएगा, -9 होएगा या -3 होएगा। मतलब जो इक्वेशन है नॉर्मल की इक्वेशन दी हुई है इस पैराबोला दे, तो आप एप्लीकेशन ऑफ डेरीवेटिव का यूज़ करके कर लाँगे। अगर आप इसका डेरीवेटिव करिए, ठीक है, तो ये बन जाएगा अपने को 2y dy अपॉन dx इज इक्वल टू 12 इंटू 1, x का डेरीवेटिव हो गया 1, मतलब dy अपॉन dx की वैल्यू कितनी आ गई अपने को 12 अपॉन 2y, मतलब dy अपॉन dx कितना आ गया 6 अपॉन y। एक ही आ गया अपने को, क्योंकि आप डेरीवेटिव किया, डेरीवेटिव आपको स्लोप दिंदी है टेंजेंट की, ठीक है। तो एक ही आ गई स्लोप ऑफ टेंजेंट आ गई, ठीक है, कितनी आ गई 6 अपॉन y, ठीक है। कोई पॉइंट कढ़ना तो आप पॉइंट पुट भी कर सकते हैं x1 y1, वैसे ही मैं x y च कर लिया सम। तो स्लोप ऑफ टेंजेंट कितनी आ गई x अपॉन y। तो स्लोप ऑफ नॉर्मल की होएगी, स्लोप ऑफ नॉर्मल की होएगी तो ये होंगी है -1 अपॉन स्लोप ऑफ टेंजेंट, तो ये आ जाएगी अपने को -y अपॉन 6, तो ये आ गई स्लोप ऑफ टेंजेंट। तो स्लोप नॉर्मल की इक्वेशन आपको दी हुई है कितनी है अपने को x प्लस वाई इज इक्वल टू k। अगर आप इसका डेरीवेटिव कर दिया जाऊगा 1 प्लस dy अपॉन dx इक्वल टू 0, मतलब dy अपॉन dx कितना आ गया -1, मतलब ये की आ गई स्लोप ऑफ द नॉर्मल आ गई। तो नॉर्मल की स्लोप अपने को की है -y अपॉन 6 भी है, तो ये आ जाएगा, इन्होंने दोनों एक रख देंगे, तो ये आ जाएगा -y अपॉन 6 इज इक्वल टू -1, मतलब y इक्वल टू कितना आ गया 6 आ गया। मतलब जिस पॉइंट ते नॉर्मल दे ते आपां टेंजेंट नॉर्मल ड्रॉ किया होया वो पॉइंट आपको पता लग जाएगा। वाई उहदा कोआर्डीनेट वाई कितना गा 6 है, एक्स कोआर्डीनेट आप कढ़ लाँगे, तो एक्स कोआर्डीनेट भी कढ़ सकते हैं, इत्थे पैराबोला च पुट कर देंगे आप, क्योंकि इन पैराबोला तो ही आप ड्रॉ करांगे ना टेंजेंट ते नॉर्मल, तो वह है ये पैराबोला की इक्वेशन वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 12x, तो वाई की वैल्यू है 6, ये बन जाएगा 6 का स्क्वायर इज इक्वल टू 12 इंटू एक्स, ये बन जाएगा 36 अपॉन 12 इज इक्वल टू एक्स, मतलब x कितना आ गया 3 आ गया। मतलब जो पॉइंट है अपने को पैराबोला ते 3,6 ये तो आप टेंजेंट ते नॉर्मल ड्रॉ किए हुए हैं, ठीक है। तो ये पॉइंट आ गया अपने को। अगर इस पॉइंट तो टेंजेंट ते नॉर्मल ड्रॉ किए हुए हैं तो यह मतलब ये नॉर्मल की इक्वेशन तो सैटिस्फाई करेगी, ठीक है, क्योंकि नॉर्मल आप जिमें कोई पैराबोला, ठीक है, उस पैराबोला तो आप किसी पैराबोला के कोई पॉइंट लैके उतो टेंजेंट ते नॉर्मल ड्रॉ किए हुए हैं, ठीक है, मतलब ये नॉर्मल का भी पॉइंट होएगा, तो ये नॉर्मल की इक्वेशन सैटिस्फाई करेगा। तो नॉर्मल की इक्वेशन की अपने को x प्लस वाई इज इक्वल टू k, तो x तो y की वैल्यू आप पुट कर देंगे, इतने जो भी पॉइंट पता आपको ये आ जाएगा अपने को 3 + 6 इज इक्वल टू k करना आ गया 9, तो ऑप्शन नंबर अपनी करैक्ट हो जाएगी बी। सो ये सी 19th सम। इस तो बाद 20th सम है, इस दे विच असीं इनकरैक्ट स्टेटमेंट दसनी है किहड़ी होएगी। तो पहली ऑप्शन है साइन हाइपरबोला ऑफ मैनस एक्स इज इक्वल टू मैनस ऑफ साइन हाइपरबोला एक्स। दूसरा है साइन 75 डिग्री इज इक्वल टू कॉस 15। ये तो करैक्ट होएगी स्टेटमेंट, क्योंकि आप की लिख सकते हैं, देखो साइन 75 डिग्री नूं की लिख सकते हैं कॉस ऑफ 90 माइनस 75, तो कि इक्वल आ जाएगा कॉस 15 इक्वल आ जाएगा, तो ये तो करैक्ट है, मतलब ये तो नहीं होएगी क्योंकि आपको इनकरैक्ट स्टेटमेंट पूछी है। इस तो बाद साइन थीटा इज इक्वल टू -1/2 कॉस थीटा इज इक्वल टू √3/2। साइन थीटा नैगेटिव है, इसका मतलब या तो थर्ड क्वाड्रेंट हो सकता है या हो सकता है फोर्थ। कॉस थीटा है पॉजिटिव, मतलब या तो फस्ट क्वाड्रेंट हो सकता है या फोर्थ। अगर मैं दोनों जो कॉमन क्वाड्रेंट की गल करा तो किहड़ा क्वाड्रेंट कॉमन आता फोर्थ, तो थीटा तो फोर्थ क्वाड्रेंट चलाई करता, तो सी ऑप्शन साडी करैक्ट होगी, बट उन्होंने इनकरैक्ट स्टेटमेंट पूछी है। इस तो बाद डी ऑप्शन है द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ साइन थीटा कॉस थीटा इज़ 1, तो यदि मैक्सिमम वैल्यू आप कढ़ लेने सौखे ही है काम। तो यह है साइन थीटा कॉस थीटा, अगर मैं 2 ना मल्टीप्लाई कर ला 2 ना डिवाइड कर ला ये बन जाएगा 2 साइन थीटा कॉस थीटा, तो ये कि वैल्यू होंगी अपने को साइन 2 थीटे की, ठीक है।
ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਜੋ ਸਾਈਨ ਥੀਟਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹ -1 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੁੰਦਾ। ਅਗਰ ਸਾਈਨ ਥੀਟਾ -1 ਤੋਂ 1 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ -1 ਤੋਂ 1 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਈਨ 2 ਥੀਟਾ ਵੀ 1 ਤੋਂ 1 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੋਏਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਹਾਫ ਨਾਲ ਅਗਰ ਬੋਥ ਸਾਈਡ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰ ਦਈਏ ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਬਣ ਜਾਏਗਾ 1/2 ਸਾਈਨ 2 ਥੀਟਾ 1/2। ਮਤਲਬ ਇਹਦੀ ਵੈਲੂ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਕਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, -1 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1/2 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕਾਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, 1/2 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹਦੀ ਮੈਕਸਿਮਮ ਵੈਲੂ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਮੈਕਸਿਮਮ ਵੈਲੂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ 1/2। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਗਰ ਥੀਟੇ ਨੂੰ ਆਪਾਂ 45 ਡਿਗਰੀ ਪੁੱਟ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ ਤਾਂ ਇਹ ਕਿੰਨਾ ਬਣ ਜਾਏਗਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ, ਸਾਈਨ 90 ਬਣ ਜਾਏਗਾ। ਸਾਈਨ 91 ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਇਹਦੀ ਮੈਕਸਿਮਮ ਵੈਲੂ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, 1/2। ਤਾਂ ਬਟ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਕਸਿਮਮ ਵੈਲੂ ਕਿਹਾ 1, ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਇਨਕਰੈਕਟ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਨਕਰੈਕਟ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਹੀ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਪੁੱਛੀ ਹੈ, ਇਹੀ ਕੀ ਆਨਸਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਸਹੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਤਾਂ ਡੀ ਆਨਸਰ ਆ ਜਾਏਗਾ ਆਪਣਾ ਕਰੈਕਟ। ਸੋ ਫਰੈਂਡਸ, ਅੱਜ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਇੰਨੀ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਅਗਲੀ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਦੇਖਣ ਲਈ ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਲਓ। ਅਗਰ ਵੀਡੀਓ ਚੰਗੀ ਲੱਗੇ ਲਾਈਕ, ਸ਼ੇਅਰ ਅਤੇ ਕਮੈਂਟ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਿਓ। ਥੈਂਕ ਯੂ।